तो हेलो गाइस, दिस इज़ योर वेक्टर भैया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पहले बैच का सबसे पहला लेक्चर, जो कि होगा एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। इस चैप्टर को पर्टिकुलरली 2 सेक्शंस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है पूरा का पूरा एचटीएमएल का पार्ट और दूसरा सेक्शन है पूरा का पूरा सीएसएस का पार्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है ना, इसमें ना 3 लैंग्वेज बेसिकली बहुत मेन है। सबसे है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में तीनों है क्या, क्योंकि जब तक आपको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आपको पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, पढ़ने का मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आईटी सब्जेक्ट जो है ना, ये बेसिकली ऐसे रट्टा मार्क्स के लिए नहीं, इसमें थोड़ा और भी मतलब क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कुछ बनाना रहेगा, चाहे कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करना, वेबसाइट बनाना रहेगा बेसिकली, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। तो पहले जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट है क्या। तो चलिए मैं पहले बता दूँ एचटीएमएल है क्या। एचटीएमएल बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। एक एचटीएमएल जो है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप मान के चलिए कि एक घर है, ठीक है, लेकिन उस घर का ना ढांचा है आपके पास। ढांचा मतलब एक स्ट्रक्चर है कि उसको मतलब ऐसे बना के रखा है। उसमें ना ही कुछ पेंटिंग वेंटिंग किया है, ना ही कलरिंग किया है, ना कोई लाइटिंग वाइटिंग वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ढांचा उसका खड़ा कर दिया गया है। तो जो ढांचा जो है सेम टू सेम वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, वो पूरा का पूरा एचटीएमएल से बनता है। और जैसे ही हम उस बिल्डिंग में जब हम कलर वलर मारना स्टार्ट कर देते हैं वगैरह, ये सब पे एकदम अट्रैक्टिव एकदम लगता है। तो वैसे ही जब वेबसाइट में हम कलर्स भरते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो सीएसएस करता है। एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाएगा तो सीएसएस उसके अंदर पूरा कलर्स भरेगा, स्टाइल करेगा उसको, ताकि एकदम अट्रैक्टिव लगे। और तीसरा है जो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अब एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं है। मेरे हिसाब से वो शायद तीसरे या चौथे चैप्टर में आएगा हमें, एडवांस जावास्क्रिप्ट। उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी जावास्क्रिप्ट का आपको एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू तो देता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा ना, जैसे उस बिल्डिंग के अंदर जो भी वायरिंग वगैरह, लाइटिंग के लिए या पानी छोड़ने का सिस्टम वगैरह, सब मशीन वशीन और मीटर वीटर का ये जो भी सीन रहेगा, जो भी पूरा कंट्रोल करता है ना, ये सब, ये पूरा का पूरा वैसे ही वेबसाइट में जो कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ये मुझे अगर यहाँ पे मैं ईमेल डाल रहा हूँ तो रजिस्टर हो गया, वो डेटाबेस में गया है कि नहीं गया है, ये सब का पूरा बैकएंड पे जो भी काम रहता है पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट करता है। एनिमेशन के लिए भी जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ होता है। वैसे ही जब भी हम एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं ना, तब जाके एक प्योर अपना वेबसाइट बनता है। तो अगर हम चैप्टर की बात करें एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में, तो इसमें टेक्स्ट बुक में जो भी है, उसमें मैंने जो भी टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ा है वहीं पे मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है शॉर्ट ओवरव्यू में, ताकि आपको बाद में फोकट का रीडिंग वीडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें आप मेरे नोट से भी पूरा एकदम पढ़ के आराम से अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है मेरे नोट्स का, आप वहाँ से डाउनलोड करके जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML5। देखिए HTML5 में आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसके 2 ही फीचर्स दिए गए हैं, और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। राइट एनी 2 और एनी 1 फीचर्स ऑफ HTML5। ये MCQ के तौर पे या ट्रू फॉल्स के तौर पे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। तो पहला है कि भाई इसका तो फुल फॉर्म याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो फाई जो है ना, ये बेसिकली इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फाई जो है ये एक शो कर रहा है कि अभी जो करंट वर्जन चल रहा है ना HTML का, वो फाई है, इसलिए हम इसको HTML5 बोलते हैं। HTML नहीं, HTML5 बोलते हैं, अभी जो करंट वर्जन चल रहा है। और इसकी खास बात ये है, HTML5 को ना दुनिया में वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। मतलब ये लैंग्वेज ऐसा है ना कि आप इसमें मोबाइल में भी आराम से कोडिंग कर सकते हो। ये इसीलिए इसको, इसलिए मोबाइल में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यही बात है, मेन चीज़ तो यही है। सबसे पहले इसको तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। और दूसरा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसीलिए ये बहुत मेन पॉइंट है। ये 2 बात हो गई। अब बात आ जाती है कौन कौन से हमारे पास ब्राउज़र्स है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ब्राउज़र्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ओपेरा, एप्पल। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये ब्राउज़र है क्या भैया? ब्राउज़र कुछ नहीं है। ब्राउज़र बेसिकली मैं आपको इसको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक टैक्सी है, ठीक है, और उस टैक्सी में ड्राइवर होगा, बराबर सी बात है। मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना रहेगा, मान लीजिए आपको कहीं पनवेल वाले घूमना रहेगा, ठीक है। तो आप वो टैक्सी ड्राइवर जो है, आप उसको उसको पहले एड्रेस बताओगे कि भाई हमें यहाँ जाना है। तो आप उसको जो एड्रेस बता रहे हो, सेम टू सेम वेबसाइट के रिलेटेड में
जो सर्च इंजन होता है ना, आप वो जो गूगल सर्च में जाकर जो सर्च करते हो ना कि हाँ हमें ये कंटेंट चाहिए वगैरह ये सब चीज़ के लिए जो सर्च करते हो ना, वो सर्च इंजन जो है उसको आप ड्राइवर समझ लीजिए। और वो सर्च इंजन में जब आप सर्च करोगे तो ड्राइवर को जब आप बताओगे तो आप टैक्सी में बैठोगे, वो टैक्सी आपको वहाँ पे जाके पहुँचाएगा। तो ये पहुँचाने वाला जो काम है ना, ये ब्राउज़र करता है। मेन बात यही है, सर्च इंजन जो है ना एक ड्राइवर की तरह काम करेगा, तो ब्राउज़र क्या करेगा ना, आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। और कौन पहुँचाएगा? वो ड्राइवर ही तुम्हें पहुँचाने वाला है, जिसमें तुम उसको बताओगी कि हाँ हमें यहाँ जाना है। तो ये पहुँचाने का काम जो है ये ब्राउज़र करता है। और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे ब्राउज़र है, और सबसे ज़्यादा ब्राउज़र यूज़ होने वाला आप उससे बहुत फेमिलियर है, ऑब्वियसली बात है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, सफारी भी, ओपेरा और एप्पल का भी है। तो इसमें आपको क्या बोलते हैं, एमसीक्यू के दौर पे भी पूछ सकते हैं कि डैश एंड डैश आर दी 3 मेन ब्राउज़र्स वगैरह। ऐसे जो ब्राउज़र्स के जो भी एग्जांपल्स हैं ना, आप इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ, जो टेक्स्ट बुक में है ब्राउज़र वही आपको पढ़ना है, दुनिया का और कोई ब्राउज़र ला के मत रख देना यहाँ पे। ये एमसीक्यू के दौर पे भी हम आराम से अच्छा खासा पूछ सकते हैं। सपोर्ट्स दी फीचर्स ऑफ HTML5 एप्पल का वगैरह, ये भी मेन है। ये ट्रू फॉल्स में ही पूछ सकते हैं, ये भी ट्रू फॉल्स। एमसीक्यू जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है ना, देखिए ये स्टार मार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें एकदम अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है HTML5 के जो भी मतलब, अभी जैसे हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब HTML में क्या है ना, फॉर्म भी बनते हैं। तो अभी आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्म्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए रहे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे भी हम एकदम अच्छे से सीख सकते हैं, और वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म। अभी HTML5 में एडवांस में जो भी इनपुट एलिमेंट्स हैं बेसिकली बहुत सारा दिया रहेगा। अभी आपको मैं यहाँ पे शायद दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैंने जो नोट्स हैं वहाँ पे मैंने ये सेक्शन के बाद से वो टेबल मैंने ऐसे चिपका के रखा है, आपके पेज नंबर 1 पे ही है मेरे हिसाब से। तो टेबल को ना आप पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सेम फॉर ऑल इनपुट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ HTML फाइल। मैं आपको पहली बार तो टेबल को पढ़ते कैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, फिर वही तरीका आपको उस टेबल में पूरा लगाना है। सबसे पहला है, देखिए वहाँ पे लिखा रहेगा सबसे पहले में, डिफाइंस अ कलर पिकर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये जो कलर है ना, जब भी आप ये लिखेंगे ना तो ये एक ऐसा फील्ड तैयार करेगा ना जिसमें कलर सिलेक्ट होता है वो। वैसे उसके नीचे और भी बहुत सारे इनपुट एलिमेंट होंगे। तो इसका सवाल देखिए कैसे पूछा जाएगा, जैसे डैश इंसर्ट और डिफाइंस द फील्ड टू एंटर अ कलर। ये फिलअप और एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ सकता है, जो कि आपके पहले टेबल HTML एडवांस इनपुट एलिमेंट्स का टेबल में जो सबसे पहले रो में लिखा है, डिफाइंस अ कलर पिकर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, ये डिस्क्रिप्शन है, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। इसको पढ़ना कैसे, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डैश इंसर्ट और डिफाइन द फील्ड टू एंटर अ कलर। बस यही तरीका आपको उस टेबल में जितने भी इनपुट एलिमेंट्स दिए हैं उस सब में लगाना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस यही। और ये सारे एलिमेंट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा अच्छे से विद प्रैक्टिकल्स के साथ बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, बाकी इसको पढ़ने के, मैं आपको पढ़ने के लिए बस बता रहा हूँ, ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मार्क कर लीजिए। ठीक है। इनपुट रेस्ट्रिक्शन पहली बार होता क्या है, मीन्स इसका मतलब होता है एक ऐसा रूल, मतलब इनपुट रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा, जो भी आपके इनपुट्स एलिमेंट है, जैसे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, तो इस पे भी मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। या इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, इन पे हम पर्टिकुलर एक रूल भी सेट कर देते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता दूँ, इसके अब जो अभी हम इनपुट एलिमेंट्स जो भी होते हैं ना, देखिए लिखिए जो लिखा है इस पर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। अब ये जो कलर है ना, ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी की भी ना बहुत वैल्यू होती है। जैसे कलर है, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रे, वॉयलेट, बहुत सारे ऐसे RGB कलर्स भी हो सकते हैं जो कि इसमें आता है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को ना बेसिकली हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी दोनों एक ही हैं। तो यहीं पे इनपुट रेस्ट्रिक्शन में भी क्या है ना, इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन HTML एलिमेंट, और यहाँ पे कुल मिला के 11 प्रॉपर्टीज़ है इनपुट एलिमेंट्स में, जो भी फॉर्म में है, फॉर्म के जो भी इनपुट एलिमेंट्स है उसकी कुल टोटल मिला के आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है, टोटल है 11 प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्स के लिए बेसिकली। हाँ, जो HTML5 यूज़ करके हम जो फॉर्म बनाते हैं उसमें टोटल 11 प्रॉपर्टी है इनपुट एलिमेंट्स के। अब उसमें बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूँ तो है कि डिसेबल्ड। ये करता क्या है, ये जो भी, जैसे मान लीजिए अगर आपने किया है इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, ठीक है, तो इसी के अंदर आपने लिख दिया डिसेबल्ड। तो डिसेबल करेगा क्या, जब भी आप ये बटन को दाबने जाएंगे ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, तो उस पर सीन ये होगा ना कि वो फील्ड पूरा डिसेबल हो जाएगा, मतलब आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते।
मेन बात यही होगा, वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी भी हैं इसमें, मैक्स हो गया, मीन हो गया, बहुत सारे ऐसे आएंगे। अभी इसमें आपको यहाँ नोट्स में दिखाई नहीं दे रहा होगा वो टेबल, लेकिन आपके पेज नंबर 2 में ही इनपुट रेस्ट्रिक्शन के जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे सब दिखाए रहेंगे। बस आपको उसको एकदम अच्छे से बाय हार्ट करना है। और प्रॉपर्टीज़ ये मैं अभी अगेन बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मैं फॉर्म बनाऊंगा उसमें आपको यही सारी प्रॉपर्टी मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इसको अभी मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे जो पहला प्रॉपर्टी डिसेबल, तो इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात तो एग्जाम में इन लोग कैसे पूछेंगे, जैसे कि डैश गिव्स अ रेस्ट्रिक्शन टू द इनपुट एलिमेंट दैट शुड बी डिसेबल्ड। मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इनपुट फील्ड को पूरा डिसेबल्ड कर देता है। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो प्रॉपर्टी का नाम है डिसेबल्ड। बस ऐसे ही आपको घुमा फिरा के ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, यही होता है। सो ये टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने नोट्स में वो टेबल भी चिपका के रखा है। ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक खोलना, वो मैंने नोट्स पे पूरा एकदम अच्छे से, ये एकदम मैंने बताया कि इसको पढ़ना कैसे है, उसी के नीचे मैंने वो टेबल पूरा चिपका के रखा है। बस वही टेबल आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, और ये कैसे उसके क्वेश्चंस आएंगे ये मैंने बता दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इनपुट रिस्ट्रिक्शन का टेबल और एलिमेंट वाला टेबल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भर भर के एमसीक्यू और फिलअप पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसीलिए लर्न कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब पहली बात तो ये आईडी और क्लास होता क्या है। आईडी और क्लास अभी आपको एकदम मैं अच्छे से मतलब यहाँ पे नहीं बताऊँ वही सही है। सीएसएस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे आईडी और क्लास होता क्या है। अभी के लिए जान लीजिए, दिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एचटीएमएल एलिमेंट यूनिकली थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो डॉम है ना, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अगेन ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। डॉम मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा अभी। और सीएसएस में आईडी और क्लास का क्या काम है ये मैं जब सीएसएस स्टार्ट करूँगा तभी बताऊँगा। बेसिकली अब इसको बस इसका एक डेफिनेशन ही याद करके रख लीजिए। अभी टेक्स्ट बुक में दे के रखा था इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वरना मुझे इसको पहली बात तो पढ़ाना ही नहीं था, क्योंकि ये सीएसएस का पार्ट है तो मैं उसी में पढ़ा था, तो मैं उसको आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए ध्यान लीजिए, आईडी क्या है। ये एक एचटीएमएल एलिमेंट को एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो एलिमेंट है इसका एक निकनेम क्या है। बेसिकली देखा जाए इसका निकनेम क्या है, तो ये आईडी होगा। क्लास क्या करता है, इट इज़ यूज टू अप्लाई सीएसएस स्टाइल टू एन इंडिविजुअल इनपुट एलिमेंट। अगेन देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बस आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। क्लास जो है वो सीएसएस के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ये बस सीएसएस की जो भी स्टाइल होती है इनपुट एलिमेंट को, पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट को अगर थोड़ा कलर करना रहेगा, स्टाइल करना रहेगा, तो उसके लिए हम क्लास को यूज़ करते हैं। बस अभी के लिए आप इतना ही जानिए, सीएसएस में हम पूरा कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेटा टैग। मेटा टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। ये अपना फेसबुक वाला मेटा नहीं है, हाँ, ये दूसरा मेटा है जो कि एचटीएमएल में यूज़ होता है। ठीक है, मेटा टैग पहली बात होता क्या है, देखिए अब क्या होता है ना, जब भी आप गूगल सर्च इंजन में जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, अब वो जब भी आपने सोच लिया गूगल में सर्च में गया, मैंने यहाँ पे एक चीज़ सर्च किया, कभी आपने नोटिस किया रहेगा वो काम कैसे करता है। वो काम कैसे करता है कि वो क्या करता है ना, जब भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनता है ना, तो उसके अंदर डेटा के कीवर्ड डाले जाते हैं। बिना डेटा के कीवर्ड के पता ही नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट कौन सा। जैसे मान लीजिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, अगर किसी लेट्स से कोडिंग के रिलेटेड में बना रहा हूँ, तो उसमें होगा क्या, मेरा कीवर्ड HTML CSS जावास्क्रिप्ट मैंने रखे रहेंगे। तो मेटा टैग क्या करेगा ना, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा अंदर स्टोर करके रखा रहेगा। वो डेटा अंदर ऐसे स्टोर करके रखा रहेगा। तो बस वो जो डेटा स्टोर करने का जो भी मतलब काम है ना, वो कौन करता है, वो मेटा टैग ही करता है। ठीक है, डैश इज़ अ टैग इन HTML दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ ए पेज। वही मैंने जो बात बोला, HTML के अंदर जो भी मेटा का जो भी डेटा होता है, मतलब जो भी वेबसाइट का डेटा होता है, वो पूरा मेटा टैग संभालता है। और इसे कौन यूज़ करता है, इसे सर्च इंजन यूज़ करता है। मैं सर्च इंजन जो है वो मेटा टैग को यूज़ करके बताता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट दिस एंड दिस है। जब से मैंने सर्च किया कि हाँ मुझे HTML का कोई तो एक ऐसा वेबसाइट चाहिए, तो HTML के जो भी वेबसाइट बने रहेंगे उनके अंदर जो भी कीवर्ड्स रहेंगे वो मेटा टैग के अंदर रहेगा। तो ये मेटा टैग जो है सर्च इंजन यूज़ करके देखता है कि हाँ देखिए यूज़र ने HTML के रिलेटेड CSS के रिलेटेड एक वेबसाइट सर्च मारी है, तो वो कीवर्ड क्या है वो मेटा टैग के अंदर जाके सर्च करेगा कि हाँ देखिए ये इस टैग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, तब जाके वेबसाइट की रैंकिंग बनती है। तभी आप देखते रहोगे फर्स्ट वेबसाइट बनाया, सेकंड का, थर्ड कैसे आया, क्योंकि कीवर्ड आपने जो कीवर्ड लिखा और उनको जो कीवर्ड मिला वो दोनों सेम आ रहे हैं। वो पूरा मेटा टैग का डेटा होता है वेबसाइट का, तभी पता चलता है। अगेन एक और मेन बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करने जैसी चीज़ है। मेटा टैग जो है वो सिंगुलर टैग है, एम्प्टी टैग मतलब इसका
ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, मतलब इसका क्लोज वाला सीन है ही नहीं है, सीधा एम्प्टी टैग है। इसको सिंगुलर टैग भी बोल सकते हैं। ये सवाल आपको फिलअप्स एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। ट्रू और फॉल्स में बेसिकली ज़्यादा चांस है, और ये फिलअप या एमसीक्यू वाला ज़्यादा चांस है। डैश इज अ टैग इन एचटीएमएल दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स और कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। सर्च इंजन, और ये मेटा टैग कौन यूज़ करता है, सर्च इंजन इन, तो यहाँ पे एमसीक्यू और फिलअप के तौर पे भी इसको पूछ सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स के तौर पे भी बेसिकली और पूछ सकते हैं। अब देखिए मेटा टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। अब एट्रीब्यूट मतलब क्या, एट्रीब्यूट मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो मेटा टैग की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो मैंने उसको एकदम टेबल में अच्छे से शॉर्ट में वेरीफाई करके मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी है नेम, दूसरा प्रॉपर्टी है कंटेंट, तीसरा प्रॉपर्टी है कैरशेट, और चौथा प्रॉपर्टी है HTTP/QU। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। सबसे पहली बात तो नेम का मतलब क्या है, देखिए अब क्या होगा ना, अभी वो मेटा जो डेटा है, ठीक है, अब वो उसका बेसिकली टॉपिक क्या है, मतलब वो जैसे अभी मैंने बोल दिया कि जैसे HTML का कोई तो वेबसाइट है, हाँ मुझे HTML पढ़ना है, तो उसके लिए कोई तो वेबसाइट बना के रखिए पढ़ने के लिए, तो मैं उसका मतलब नाम क्या रखा रहूँगा, लर्न HTML, ऐसा कुछ मैं वेबसाइट का नाम रखा रहूँगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ ना, मेटा टैग के अंदर मैं नेम लिखूँगा, वो नेम के अंदर उसका ऑथर कौन है, उसका कीवर्ड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। मतलब मैं HTML पहली बात तो ऐसे ऑथर का नाम रख दूंगा, कीवर्ड उसके अंदर कीवर्ड क्या है, मतलब उसमें किस कौन सा डेटा भरा रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए HTML का वेबसाइट है, तो उसके अंदर HTML के टैग्स मैं डाल दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, उसमें पढ़ना क्या रहेगा बेसिकली, तो मैं HTML लर्न करूँगा, मैं CSS लर्न करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट लर्न करूँगा। यही मेटा डेटा के आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये मेटा डेटा के आइडेंटिफायर से, क्योंकि बताते हैं कि वो जो वेबसाइट है उसके अंदर टॉपिक कौन सा है, और उसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, और उसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। और दूसरी चीज़ अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का नाम बताऊंगा, कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या है, ये एनी कोई भी टेक्सुअल डेटा हो सकता है बेसिकली। मतलब जैसे अगर मैं लिख दिया मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, तो अब वो ऑथर के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मतलब उसके अंदर डेटा कौन सा, वैसे ही ना डेटा जो है, नेम इज इक्वल टू मैंने ऑथर लिखा, फिर उसके बाद मैंने कंटेंट लिखा। अब वो ऑथर के अंदर कंटेंट कौन सा है, कोई भी टेक्सुअल डेटा रहेगा, कोई भी डेटा रहेगा, तो मैं उसकी वैल्यूज यहाँ पे डालूंगा। तीसरा है कैरशेट। अब कैरशेट क्या करेगा, देखिए अब ये UTF-8 और ये बिग 5। UTF-8 जो है ना, ये बेसिकली इंडियन कीवर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अभी देखिए वेबसाइट जो है, अगर वो पूरा चाइनीज़ भाषा या कोई भी भाषा में अगर लिखा रहेगा, तो उसके लिए जो है ना बिग 5 यूज़ करते हैं। मतलब वेबसाइट के डेटा में, मेटा डेटा में, अगर मेटा नेम कैरशेट इज इक्वल टू अगर बिग 5 मिला, तो इसका मतलब वो वेबसाइट जो है वो पूरा का पूरा चाइनीज़ एनकोडिंग में किया गया है। अगर मैंने UTF-8 यूज़ किया, मतलब ये पूरा का पूरा इंडियन इंडियन कोडिंग के अंदर, मतलब इसको अच्छे से किया गया है। ठीक है, UTF-8 बेसिकली ने दिखा दे इंग्लिश में या हिंदी में ना, पूरा मतलब समझने लायक वैसा रहे, तो वो इंडियन कैरशेट मतलब HTML के अंदर जो भी है वो मेरा पूरा इंग्लिश फॉर्मेट में अगर है, तो उसके लिए UTF-8 आएगा। अगर वो पूरा चाइनीज़ फॉर्मेट वगैरह उस सब चीज़ के लिए, तो बिग 5 में आएगा। मतलब डॉक्यूमेंट कैरेक्टर एंड कोडिंग ये बताता है। इसका मतलब यही होता है कि आपका जो मेटा है, जिसके अंदर जो भी डेटा रखा है, वो इंग्लिश में है, चाइनीज़ में, किस में है, वो ये दोनों चीज़ बताते हैं। UTF-8 है तो मतलब इंडियन कैरेक्टर्स, और अगर बिग 5 है तो मतलब चाइनीज़ कैरेक्टर। मतलब वेबसाइट कौन से, किसके अंदर कौन सी भाषा में कोडिंग किया गया है, उसमें यही बताता है। नेम क्या बताता है, उसका नाम क्या है, ऑथर उसका कौन है, उसके अंदर कौन से कीवर्ड रखे हैं, जैसे कि HTML है कि CSS है, क्या है वो सब। कंटेंट, अब उसके अंदर डेटा कौन सा रखा है, एक्चुअल डेटा कौन सा रखा है ना, वो उसके अंदर वो बताता है। कैरशेट, कौन से कोडिंग, मतलब क्या कोडिंग करके उसको रखा गया, जैसे इंग्लिश में रखा है या चाइनीज़ फॉर्मेट में, कौन से कैरेक्टर में यूज़ किया गया है, वो पूरा कैरशेट बताता है। अब चौथा जो है HTML/QU, ये क्या करता है ना, इसके अंदर देखिए वैल्यूज़ है रिफ्रेश, सेट कुकीज़ और एक्सपायर्स। ये HTTP हेडर्स के अंदर जो भी ब्राउजर्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। रिफ्रेश क्या करता है, अगर मैंने बोला HTML/QU इज इक्वल टू रिफ्रेश, तो रिफ्रेश के अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा लेट्स से 5। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है रिफ्रेश इज इक्वल टू 5, मतलब जब भी आप मेरा वेबसाइट ओपन करोगे, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, तो रिफ्रेश के अंदर वहाँ एक 5 का टाइमर लगा दिया जाएगा। मतलब हर 5 सेकंड में मेरा वेबसाइट रिफ़्रेश होता रहेगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये होता है। दूसरा सेट कुकी। अब देखिए अब ये वेबसाइट में ना बहुत सारे ऐसे कुकीज़ हैं, जैसे अगर कोई आपने वेबसाइट यूज़ किया भी है, तो देखिए कभी कभी आपको ये लिख के आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। तो मतलब उसमें वही ऐड के रिलेटेड जो भी कुकीज़ मतलब पूछे जाते हैं, वही उसमें
आपको पूरा एक्सेप्ट करने दिया जाता है। अगर आप इंडियन वाले वेबसाइट्स में यूज़ करोगे ना तो वो आपको ज़बरदस्ती कुकीज़ को एक्सेप्ट करने बोलते हैं, लेकिन फ़ॉरेन वेबसाइट्स में ऐसा नहीं है, उन लोग परमिशन मांगते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, पता नहीं क्यों। एक्सपायर्स, अब एक्सपायर्स में क्या होता है ना, ये वेबसाइट का ना एक डेडलाइन होता है बेसिकली, एक ये इस टाइम के लिए रहता है कि अगर मेरा डेटा यहाँ पे मैंने रखा है एक्सपायर्स होने की, उसका मैंने डेट सेट कर रखा है कि इस टाइम पे ये डेटा जो है पूरा का पूरा से एकदम से हट जाएगा और उसकी जगह एक दूसरा डेटा मैं डाल दूंगा, तो उसका एक अगर मुझे कोई टाइम सेट करना रहेगा पर्टिकुलर, तो उसके लिए मैं एक्सपायर्स यूज़ करूँगा। एक्सपायर्स, फिर उसके अंदर मैं टाइम लिख दूंगा और वही टाइम के अंदर कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वेबसाइट का जो भी डेटा है उसमें पूरा एक्सपायर हो जाएगा, फिर नया डेटा आ जाएगा इस टाइम पे। रिफ्रेश क्या करेगा, अगर मैंने मेटा HTTP QU इज इक्वल टू मैंने रिफ्रेश किया तो इसका मतलब ये रहेगा कि हर 5 सेकंड में, जैसे मैंने वैल्यू दे दिया 5, तो हर 5 सेकंड में मेरा वेबसाइट रिफ्रेश होता रहेगा। सेट कुकीज़, वही बात है, कुकीज़ सेट करने के लिए एक्सपायर्स, एक पर्टिकुलर डेडलाइन और टाइम सेट करने के लिए कि इस टाइम पे मेरा डेटा पूरा एक्सपायर हो जाएगा, फिर मैं नया डेटा डालूंगा। ये ज़्यादातर तो ब्राउज़र्स के जो भी HTTP हेडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो चलिए, हमारा HTML5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी इसका फॉर्म का बनाना रहेगा वगैरह, जो भी सीन रहेगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कि फॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर बनता कैसे, प्रॉपर्टी वगैरह सब मैं उसमें दिखा दूंगा। अभी के लिए पढ़ना कैसे है कैसे नहीं पढ़ने का वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे अच्छे से बता दिया है, बस आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेटा एट्रीब्यूट के भी इसका टेबल दिया रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप उस टेबल को भी एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। अगर वहाँ से रीड आउट नहीं किया तो डोंट वरी, आपने यहाँ से भी अगर ये कंसेप्ट पूरा समझ लिया है तो आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हाँ मतलब भैया मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से वो समझा दूँगा ताकि मुझे पता चले। और इसका लिंक और इस नोट्स के जो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड करके एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।